नमस्कार, ये है सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। बात इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग की, जिसके 3 हफ्ते गुजर गए हैं। 24-25 दिन हो चुके हैं और इस युद्ध में सारे अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून भुला दिए गए हैं। हमास के भयावह हमले से नाराज इजराइल लगभग उन्माद की तरह हमले कर रहा है। गाजा पट्टी में लाखों फिलिस्तीनी सड़कों पे हैं। इजराइल के बम बंकरों पे गिर रहे हैं, घरों पर गिर रहे हैं, अस्पतालों पर गिर रहे हैं। कल उसने गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर जबालिया कैंप पर बम गिराए। जबालिया गाजा के 8 शरणार्थी शिविरों में सबसे बड़ा है और यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों ने पनाह ली है। हमास ने बताया है कि इजराइल ने यहाँ पर 6 बम गिराए हैं। एक पूरी की पूरी आवासीय इकाई नष्ट हो गई है जहाँ पे लोग रह रहे थे। और इस हमले में कहा जाता है कि शायद 50 से 100 लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। इसमें एक इंजीनियर, अल जजीरा के इंजीनियर के परिवार के 19 लोग भी मारे गए हैं। एक ही परिवार के 19 लोग। इजराइल ने भी इस हमले की पुष्टि की है, लेकिन इजराइल हमेशा की तरह ये दावा कर रहा है कि उसने कैंप पर हमला करके हमास के कमांडर को मार गिराया है। और ये हमले हमास को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि हमास के लोग जो हैं वो अस्पतालों में और राहत शिविरों में छुपे हैं। हमले हमास भी कर रहा है। इजराइल ने तस्दीक की है कि हमास के हमले में उसके 9 सैनिक मारे गए हैं। हम इस हमले को बहुत दूर से देख रहे हैं। ये कहीं पश्चिम एशिया में चल रहा है। वहाँ पे जख्मी और बेघर हुए बच्चे, औरतें और उनके परिवारों का हाल हमें नहीं मालूम। न वहाँ खाना है, न पानी और न दवाएं, अब न इलाज है। अब तक इस युद्ध में बीते 25 दिनों में 8,500 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जो आंकड़े पैलेस्टीनियन मंत्रालय से आए हैं। और कहा जा रहा है कि इनमें से 3500 बच्चे हैं। यूनिसेफ ने तो यहाँ तक कहा है कि गाजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। फिलिस्तीन मामलों के विशेषज्ञ और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राशिद खलीदी को ये सब देखकर नस्ली सफाई की याद आ रही है। इजराइल पर हमास ने जिस दिन हमला किया उससे लोगों को 9/11 याद आया, लेकिन दूसरी ऐतिहासिक घटनाएं भी याद आईं। पर फिलिस्तीनियों पर चल रहे हमले को देखकर कोई इतिहास याद नहीं आ रहा। कभी यहूदियों पर अपने जुल्म के अपराध बोध से घिरा यूरोप अब इजराइल से आंखें मूंदे बैठा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू के साथ खड़े हैं और ख़तरनाक ये है कि इस युद्ध में कोई भी युद्ध विराम करने के लिए नेतन्याहू तैयार बिल्कुल भी नहीं है। इस युद्ध का अब विस्तार भी हो रहा है। इजराइल गाजा युद्ध में अब यमन ने भी दाखिल होने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर हूथी विद्रोहियों की सरकार है यमन में, और 2014 से ही यमन की राजधानी सना पर उनका कब्जा है, हूथी विद्रोहियों का, और उन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। तो अब ऐसे में ईरान भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमले रोके। पश्चिम एशिया लगातार सुलग नहीं धधक रहा है, और यहाँ पर जो फैली आग है उसे रोकने की कोई विश्व नेता पहल नहीं कर रहा है। कम से कम ये अभी नज़र तो नहीं आ रहा है। ब्रह्मचलानी हमारे साथ जुड़े हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। कूटनीतिक विशेषज्ञ सैयद रूमान हाशमी है, मध्य पूर्व विशेषज्ञ। ब्रह्मचलानी, यहाँ पे अब जो कैंप्स पे हमले हो रहे हैं, घरों पर हमले हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे हमले हो रहे हैं, यूएन ने जो युद्ध विराम की बात की उससे साफ नेतन्याहू ने इनकार किया और कहा कि अगर हम युद्ध विराम करते हैं तो आतंकियों के सामने घुटने टेकना है। तो कहाँ जा रहा है ये युद्ध? इसमें हम देख रहे हैं कि यमन भी शामिल है, एक तरह से ईरान भी इसमें खिंचा चला रहा है। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है गाजा में वो काफी गंभीर हो गया है, और सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं कि नॉर्दर्न गाजा में करीब 25% बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो जिस तरह से डिवास्टेशन हो रहा है गाजा में, और जिस तरह से हजारों में लोग मारे गए हैं, ये सिचुएशन इसराइल के सिक्योरिटी के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध से अगर इसराइल की अपनी सिक्योरिटी अंडरमाइन होती है
नए टेररिस्ट पैदा होते हैं, तो इसराइल का अपना फ्यूचर काफी खतरे में हो सकता है। तो जिस तरह से इस समय युद्ध चल रहा है, ये इस जो युद्ध चल रहा है, इससे जो पूरा मिडिल ईस्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा और एक जो पॉलिटिकल रीऑर्डरिंग हो सकती है मिडिल ईस्ट में। तो ये काफी प्रोफाउंड डेवलपमेंट है। जिस तरह से ये एक तरह से जिस तरह से हमास ने अटैक किया इसराइल पर, और जिस तरह से अब इसराइल अटैक कर रहा है गाजा पर। और इसराइल जो गाजा पे अटैक कर रहा है उसमें जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं, हमास को तो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, एक आतंकी संगठन मानते हैं। वहाँ पर वो भले चुना हो, लेकिन दुनिया मानती है वो एक आतंकी संगठन है। पर अब इसराइल का जो पलटवार है या जो जवाबी कार्रवाई है ब्रह्मा, वो आपको क्या लगता है, वो क्या ऑब्जेक्टिव है जहाँ पर जो हासिल करने के बाद इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है? हमास का खात्मा कितना रियलिस्टिक गोल है? दो बातें। एक तो इजराइल चाहता है कि हमास का जो कंट्रोल है गाजा पर वो खत्म हो। इसका मतलब इजराइल का डायरेक्ट ऑक्यूपेशन हो गाजा पर। डायरेक्ट ऑक्यूपेशन से जो मिलिट्री और इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा इजराइल पर, वो काफी काफी सीरियस बर्डन होगा। इस समय इजराइल की मिलिट्री वैसे ही ओवर स्ट्रेच्ड है, इजराइल की इकोनॉमी काफी प्रेशर में है, इजराइल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी घट गया है। तो डायरेक्ट ऑक्यूपेशन से इजराइल को काफी नुकसान होगा मिलिटरली और इकोनॉमिकली। दूसरी बात इंटरनेशनल लगातार जी, तो नेतन्याहू लगातार क्यों युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि अभी जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जब तक ये युद्ध है तब तक नेतन्याहू को एक पर्पस है और क्यों लोग नाराज हैं इजराइल में भी नेतन्याहू से। ब्रह्मा, वो काफी अनपॉपुलर लीडर हो गए हैं इजराइल में, क्योंकि जिस तरह से ये सरप्राइज अटैक हुआ उससे सभी लोगों के लिए झटका पड़ा जी। तो ये युद्ध का कोई भी आउटकम हो, अब इजराइल में एक नई सरकार बनेगी युद्ध के बाद, और इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो वर्चुअली खत्म हो चुका है। जब तक युद्ध चलेगा तब तक वो सत्ता में रहेंगे, मगर युद्ध खत्म होने के बाद वो सत्ता से हटेंगे। मगर जो बड़ी बात इंटरनेशनल लॉ के बारे में नगमा ये है कि माइट मेक्स राइट। हमेशा दुनिया में जो लोग पावरफुल हैं, जो कंट्रीज पावरफुल हैं, वो इंटरनेशनल लॉ कभी ओबे नहीं करते। इंटरनेशनल लॉ तो कमजोर देशों के लिए है हमेशा। अब देखिए इजराइल 2004 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक रूलिंग इशू की कि जो इजराइल का एक दीवार है चारों तरफ, वेस्ट बैंक की चारों तरफ एक कंक्रीट वॉल, वो इलीगल है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इजराइल इस वॉल को डिसमेंटल करे, मगर इजराइल ने उस पूरे रूलिंग को डिसरिगार्ड कर दिया। तो जिस तरह से देश, जो पावरफुल देश है, इंटरनेशनल लॉ को एकदम वायलेट करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जी, ये साफ दिख रहा है यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, माइट इज राइट, क्योंकि जो ये असिमेट्रिक वॉर अब दिखाई दे रही है, जिस तरह की जवाबी कार्रवाई के बाद के नाम पे जब जो हमले अब चल रहे हैं इसराइल की तरफ से, सैयद रुमान हाशमी, यहाँ पे ये खतरा था कि ये युद्ध जो है वो उस पूरे क्षेत्र में, इस खित्ते में और फैले नहीं, लेकिन वो हो रहा है। ईरान तो शुरुआत से ही इसमें कहीं ना कहीं से इसका नाम जुड़ा ही हुआ है। अब आप लेबनान देखें और आप यमन को देखें, जो सीधी तौर पे इस युद्ध में अब जुड़ गया है। वहां पर हूती विद्रोहियों की सरकार है। तो ये युद्ध जो है अब वो किस तरह से वहां उस इलाके में बंटवारा कर रहा है? देखिए नगमा, शुक्रिया इस समय मुझे आपके इस प्रोग्राम में बैठने के लिए। देखिए ऐसा है कि इजराइल गवर्नमेंट जो है ये कभी फलस्तीनियों से निगोशिएशन के लिए सीरियस नहीं है। हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया था कि जब वो प्रेसिडेंट थे, इजराइल गए थे और महमूद अब्बास से भी मिले थे, फलस्तीन के राष्ट्रपति,
और उन्होंने कहा कि महमूद अब्बास पीस को लेकर, नेगोशिएशन को लेकर ज्यादा सीरियस है। कि मुझे शक है, डाउट है कि नेतन्याहू से बात किया तो वो ऐसे करने लगे, जवाब नहीं दिया प्रॉपरली, टू नेशन थियरी की जो बात की। देखिए, इसराइल का तो एजेंडा ही है ग्रेटर इसराइल। ये जो ज़ियोनिस्ट सेटलर्स रिलीजियस जो हैं वेस्ट बैंक में, ये सब उसी ख्याल के हैं। वहां पे भी वो मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। वो एक ज्यूज हिस्टोरियन है इलान पापे। इलान पापे ने एक किताब लिखी है, एथनिकल क्लिंजिंग ऑफ पैलेस्टाइन। बड़ी अच्छी किताब है वो। और वो कभी 1973 में इसराइल और वो जो सर्वाइवल भी हैं, वो इसके बच्चा थे कंसंट्रेशन होलोकॉस्ट के, और 1973 इसराइल वॉर में हिस्सा भी लिया था। लेकिन अब वो ब्रिटेन के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उन्होंने किताब में जो जिक्र किया है 1948 से 49 के बीच का भी जिक्र किया है, किस तरह से 400 फलस्तीनी गांवों को बुलडोज कर दिया गया और 10 लाख फलस्तीनियों को बंदूक के नोक पे डिस्प्लेस कर दिया गया, आउट ऑफ द वेस्ट बैंक और गजा उन्हें किया गया, और मारा गया, बच्चों को रेप किया गया बच्चियों के साथ, और इस तरह की। और ये चलता रहा है। जैसा कि हैरेट्स की एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अकेली जीव जर्नलिस्ट हैं, जो 30 सालों से वेस्ट बैंक में है, गजा भी विजिट किया है, और उनका जो नाम है आमिरा हैस। आमिरा हैस ने भी ये बात कही है कि इजराइल जो है वो एक फलस्तीनी सोल्यूशन में यकीन नहीं रखता है। और उनके फादर जो है वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने भी ये बात कही थी बकौल आमिरा हैस के। उन्होंने ये बात कही कि उनके फादर ने कहा कि हम 5 साल 6 साल होलोकॉस्ट ज्यूज ने सफर किया, लेकिन जो फलस्तीनी हैं वो तो डेकेड से 50 साल से वो सफर कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अब तक 75,000 टेररिज्म की बात होती है, हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ठहराया जाता है। आपको पता है, अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आपने बात जिक्र किया प्रोफेसर का, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 130 फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानने से इनकार किया, और हमास को फोर्स का उन्होंने संज्ञा दी। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और हमास ने पिछले दिनों जिस तरह का हमला किया वो बहुत भयावह और क्रूर था। न सिर्फ हमला किया बल्कि उसके वीडियोस बना के सर्कुलेट किए, और उसको कभी किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब सवाल ये है, जी बिल्कुल ब्रह्मचलानी, ये हमास का हमला और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई और अमेरिका का इजराइल के साथ खड़े होना, लेकिन सवाल ये है कि अब ये यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन युद्ध विराम जो है उसकी कोई गुंजाइश बनती दिखती है, क्योंकि नेतन्याहू इससे इनकार करते हैं। आपने पहले कहा माइट इज राइट, यूएन की बात को मानने से इनकार कर चुके हैं। जबालिया कैंप पे हमला होता है, और ज़्यादा जो यहाँ पे अस्पताल हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, घर हैं, वहाँ पे भी हमला होता है। अमेरिका की इस समय जो पोजीशन है, तमाम तरह की वॉइसेस अमेरिका से बाहर आ रही है, पर अमेरिकी सरकार की जो पोजीशन है वो अब यमन इसमें शामिल है। तो ये युद्ध यहाँ पर अब कुछ इसकी क्या दिशा दिखती है आपको? रुकेगा, रोका जाएगा? नेतन्याहू तो नहीं चाहेंगे, पर क्या ये युद्ध रोका जाएगा अब अमेरिका की तरफ से, और या कितना लंबा खिंचता दिख रहा है जो यहाँ पे तबाही हो रही है? इस समय दो दुनिया में कोलिशंस है ऑपोजिट साइड्स पर। एक तरफ अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो इन दोनों कोलिशन की जो टक्कर है, ये दोनों युद्ध के पीछे ये दो कोलिशंस हैं। मगर असलियत ये है कि हमास को किसने बनाया? हमास को 1980 में इजराइल ने बनाया, क्योंकि इजराइल की स्ट्रैटेजी थी कि जो सेक्युलर पीएलओ मूवमेंट है इसको डिवाइड करे, डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी थी। तो उन्होंने इस्लामिस्ट फोर्सेस को फाइनेंस किया गाजा में, हमास को बनाया एज ए इस्लामिस्ट मिलिशिया। जिस तरह से अमेरिका ने मुजाहिदीन को ट्रेन किया, मुजाहिदीन को आर्म किया, अलकायदा बनाया, ओसामा बिन लादेन बनाया, और फिर बाद में ओसामा बिन लादेन को असैसिनेट किया अमेरिका ने, उसी तरह से इजराइल ने हमास को एक इस्लामिस्ट मिलिशिया बनाया, जैसे कि पैलेस्टीनियन मूवमेंट डिवाइड हो जाए दो ग्रुप्स में, और इजराइल का कब्जा पैलेस्टीनियन लैंड्स पर अनचैलेंज्ड रहे।
अब क्या है कि जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। अब उनकी अपनी क्रिएशन एक तरह से इजराइल के सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी डेंजर बन गई है। जी जी, अब एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है खुद इजराइल के लिए हमास का एग्जिस्टेंस, और जितना ज़्यादा वहाँ पे तबाही होती है, जैसा आप कह रहे हैं ब्रह्मा, कि वो उतनी ज़्यादा ही एक गंभीर स्थिति इजराइल के लिए खड़ी हो रही है। शुक्रिया आपका ब्रह्मा चलानी और सैयद रुमान हाशमी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि क्या है नेतन्याहू प्लान। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है उसके ख़त्म होने के इम्कान बहुत कम हैं अभी, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले का परिणाम भुगतने की धमकी दी है, और अब एक नेतन्याहू प्लान की चर्चा हो रही है। ये सवाल है कि ये योजना है क्या। जानकारों के मुताबिक हमास के हमले के एक हफ्ते बाद ये खुफिया योजना बनी है। खुफिया मंत्रालय ने 10 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सहमति के बिना ऐसी कोई योजना संभव नहीं है। इस प्लान में गाज़ा की फ़िलिस्तीन आबादी को मिस्र भेजने की बात है। इसी के तहत पहले ही गाज़ा के लोगों को दक्षिण गाज़ा भेजा गया है। उत्तरी गाज़ा से ऑपरेशन शुरू हुआ है। इरादा राफा क्रॉसिंग पॉइंट को खाली करवाने का है। मिस्र के सिनाई के उत्तरी इलाके में तंबुओं के शहर बसाने की बात है, ताकि फ़िलिस्तीनी आबादी को वहाँ रोका जा सके। ये दस्तावेज़ हिब्रू की एक वेबसाइट मैकोमिट पर आए हैं। वेबसाइट के मुताबिक इजराइल ने इस दस्तावेज़ का सत्यापन भी किया है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने दस्तावेज़ खारिज किया है, जबकि इजराइल की सरकार ने इसे एक कॉन्सेप्ट पेपर बताया है। तो ये है नेतन्याहू प्लान। अब ये कितना सही है या गलत है ये पता नहीं, लेकिन ये चर्चा में ज़रूर है इस समय। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।